हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे सियाराम 12th में। आज हम देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के पाठ के प्रश्न उत्तर। दो क्वेश्चन में मैं एक एक वीडियो में 2 क्वेश्चन डालता रहूँगा, आप देख लेना। पहला क्वेश्चन, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कवि के यह कथन एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, मतलब कि कवि के ये जो कथन है ये एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि इस पाठ में सभी हमें जो भी कथन देखने को मिलेंगे वो एक दूसरे के विपरीत दिखाई देखने को मिलेंगे, लेकिन कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपना क्या करता है, प्रकट करता है प्यार को या प्रेम को प्रकट करता है संसार के प्रति। जिनमें कवि के एक और संसार का भार लिए फिरने की बात करता है, अर्थात जग जीवन का भार धारण किए करने की बात करता है। मतलब कि कवि एक और अपने कर्तव्य का लिए फिरने की बात करता है, अर्थात भार को धारण करने की बात करता है। तो दूसरी ओर कवि ने जग का ध्यान किया करता हूँ कहता है, मतलब कि दूसरी ओर क्या कहता है कि मैं इस दुनिया की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता या कोई भी ध्यान नहीं देता। ये दोनों एक दूसरे के विरोध का आभास देते हैं। ये दोनों कथन जो भी है ये एक दूसरे के विरोध यानी विपरीत से प्रतीत होते हैं, ये आभास देते हैं। इस पूरे छंद में भले ही विरोध दिखाई पड़ता है, इस छंद में यह जो हमने दोनों छंद देखे उन दोनों में विरोध दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में कवि संसार से प्रेम करता है, उसका हित चाहता है। इसलिए संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा व प्रशंसा की ओर ध्यान नहीं देता। मतलब कि कवि इन निंदा और प्रशंसा की ओर ध्यान नहीं देता, चाहे दुनिया उससे कुछ भी कहे, यह उसकी परवाह नहीं करता। कवि उनकी परवाह नहीं करता है, उनकी निंदा करे या प्रशंसा करे। इसलिए संसार के लोगों की चिंता किए बिना इस प्रकार विरोधी बातें प्रकट करके भी कवि अपने प्रेम को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जहाँ पर दाना रहता है वहीं नादान भी रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि नादान वही है जहाँ पर दाना, अर्थात जहाँ नादान लोग रहते हैं वहाँ दाना भी रहते हैं। कवि ये कहते हैं कि जहाँ नादान लोग रहते हैं वहीं दाने रहते हैं, वहीं रहते हैं दाना। चलिए आगे देखते हैं। हे एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों जो अभी कथन हमने पढ़े थे ये एक दूसरे के क्या विपरीत से भाव प्रकट करते हैं। मतलब कि ये विपरीत, इनका भाव क्या है, एकदम विपरीत से प्रकट होते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस पूरे पाठ में जो भी कथन आएंगे वो एकदम विपरीत से लगेंगे। इन कथनों के माध्यम से कवि अपना भाव प्रकट करता है, वह अपना प्यार प्रकट करता है। वैसे तो इसका अर्थ ज्ञानी और अज्ञानी से लिया गया है, जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही इस प्रकार के लोग होते हैं। अज्ञानी जो ज्ञान शून्य, अज्ञानी के पास क्या होता है, ज्ञान मात्र शून्य होता है, परंतु ज्ञान की खोज करने में लगा रहता है। अज्ञानी ज्ञान की खोज करने के लिए लगा रहता है, लेकिन ज्ञानी जिसके पास ज्ञान होता है इसलिए उसे लगता है कि उसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी जो घमंड करता है उससे लगता है कि मुझे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सारा ज्ञान है। संसार के विभिन्न प्रकार के गुण और दोष समझ करके ज्ञानी और अधिक ज्ञानी बन सकता है। संसार के जितने भी गुण दोष जो भी है उन सभी को ज्ञानी समझकर और अधिक ज्ञानी बन सकता है। अज्ञानी अपने अज्ञान से मुक्त हो सकता है। अज्ञानी जिसको लगता है मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, वो अब इन ज्ञान का यानी इन गुण व दोष को समझकर अपने अज्ञान से मुक्त हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए संसार की वास्तविक स्थिति को पाने के लिए ज्ञानी और अज्ञानी को दोनों को प्रयत्न करना पड़ता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही प्रयत्न करते हैं वास्तविक स्थिति को पाने के लिए, तभी वास्तविक सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक सच्चाई को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? कवि कहते हैं कि दोनों ज्ञानी और अज्ञानी को दोनों को प्रयत्न करना होगा, लेकिन ज्ञानी व अज्ञानी दोनों ही वास्तविक सत्य को नहीं पाना चाहते। इसलिए कवि ने ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही एक साथ ही बताया है। चलिए आगे देखेंगे अगले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन और।